हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का एईसी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पॉपुलरली नोन एज दी आईक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं। आईक्यू सीरीज में हम अभी पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक हमने परमेबिलिटी तक की जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब उसी में हम आगे बढ़ेंगे दिस सीपेज एनालिसिस के ऊपर, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियोस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रही होगी। ये जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ये आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है सिविल इंजीनियरिंग के, उन सभी एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ध्यान से आप देखते जाइए प्रॉपरली, एक के बाद एक सीक्वेंसली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कुछ अनाउंसमेंट है। बेसिक अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे अपनी एसएससी जेई और स्टेट एई जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर भोपाल से। नीचे आपको एक नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बैचेस के रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो आपको मिल जाएगी। बैचेस जो रहेंगे वो आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे, और ब्रांचेस जो हैं डील करते हैं सिविल, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल के अंदर। नाउ जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं हम लोगों से ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी बाय सर्चिंग नेम एईसी प्लस जेई ऑब्लिक एई लाइव कोचिंग। अब इस ऐप के क्या बेनिफिट्स हैं? इस ऐप में आपको लाइव बैचेस मिलते हैं, जैसे कि ऑफलाइन चलता है वैसे ही हमारा ऑनलाइन है। रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं इसमें, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, रिवीजन कोर्सेज हैं, और साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज अवेल करनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी यहाँ से अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें? तो आप डायरेक्टली या तो ये नेम सर्च कर लीजिए, या आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब आगे बढ़े हम। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज हम डील कर रहे हैं सीपेज एनालिसिस के ऊपर। कल हमने परमेबिलिटी के ऊपर डिस्कस कर लिया था, परमेबिलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैंने आपसे डील कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसमें सीपेज एनालिसिस के जो बेसिक क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन द डिस्चार्ज वेलोसिटी एज वेल एज द सीपेज वेलोसिटी। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको डार्सी लॉ बताया था, और डार्सी लॉ में मैंने आपको सीपेज वेलोसिटी और आपकी एवरेज वेलोसिटी, या उसी को आप बोल दो डिस्चार्ज वेलोसिटी, इनके बीच में एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था डार्सी लॉ के अंदर? मैंने डार्सी लॉ में आपने ये देखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है आपका हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्लो। अगर मैं इस कांस्टेंट को अलग करता हूं तो मुझे मिलता है एक कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, दैट इज डिनोटेड बाय द K। अब ये जो वेलोसिटी आपने निकाली है वो निकाली है बाय कंसीडरिंग द टोटल एरिया, बट एक्चुअल में पानी किस में से फ्लो हो रहा है? पोर्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो हमें अगर पोर्स वाला अगर एरिया चाहिए, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं सीपेज वेलोसिटी, और सीपेज वेलोसिटी और आपकी एवरेज वेलोसिटी के बीच में या डिस्चार्ज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या बनता है? सीपेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन में पोरोसिटी। इसका मतलब आपकी पोरोसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, तो आपकी सीपेज वेलोसिटी हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से क्या रहेगी? ज्यादा निकल के आएगी। अब पढ़ लो इसमें ऑप्शन क्या है। सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी डिस्चार्ज वेलोसिटी, नॉट ट्रू, बिकॉज एन की वैल्यू लेस देन 1 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जब लेस देन 1 है तो आपका टोटल रेशियो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाता है। नेक्स्ट, सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये बिल्कुल ट्रू है। सीपेज वेलोसिटी कभी भी छोटी नहीं होती है आपकी डिस्चार्ज वेलोसिटी से, ये हमेशा बड़ी होती है। नेक्स्ट, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये भी गलत स्टेटमेंट है। नो रिलेशन, रिलेशन तो है, कैसे रिलेट कर रही है? बाय द हेल्प ऑफ दिस पोरोसिटी एन, राइट। अब अच्छा, इसको प्रूफ कैसे किया गया है? इसको प्रूफ किया गया है बाय सिंपली a1v1 इक्वल टू a2v2, जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, उसी से हमने इसको प्रूफ किया हुआ है। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑन फ्लोनेट। तो फ्लोनेट क्या होता है, पहले मैं उसका आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूं कि फ्लोनेट का मतलब क्या होता है। देखो, जब आपको फ्लोनेट, थोड़ा सा बेसिक इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्लोनेट क्या होती है और इसके माध्यम से आपको क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले फ्लोनेट का मतलब क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किन दो लाइंस का? इक्वी पोटेंशियल लाइन एज वेल एज द इक्वी स्ट्रीम लाइन, राइट। तो जो आपकी 5 लाइंस है इनको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस, और जो आपकी स्टाई लाइन है इसको आप बोलते हो इक्वी स्ट्रीम लाइन, राइट।
So flow net is a grid or the network of the flow lines and the you can say the flow lines, or you can say the flow lines or the streamline, or it is the पोटेंशियल इक्यू पोटेंशियल लाइन। तो ये ग्रिड होती है फ्लो लाइंस की और आपकी इक्यू पोटेंशियल लाइन की। दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कितने पे, 90 डिग्री पे। सो बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। नाउ अलोंग द इक्यू पोटेंशियल लाइन जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। तो यहां पे मान लो 1 यूनिट का हेड लॉस है, 2 यूनिट का हेड लॉस, 3 यूनिट का हेड लॉस है, थ्रू आउट दी हेड लॉस विल बी दी सेम। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आपका एरिया है बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइन या फ्लो लाइन, इसमें आपका डेल्टा क्यू क्या रहता है, इसमें आपका डेल्टा क्यू रहता है कांस्टेंट। सो हियर वी हैव द डेल्टा क्यू, मतलब जो डिस्चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा बिटवीन टू फ्लो लाइंस, और बिटवीन टू इक्यू पोटेंशियल लाइन अवर डेल्टा एच या हेड लॉस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक बात है। नाउ ये जो मैंने शेड किया है इसको हम बोलते हैं फ्लो फील्ड, और फ्लो फील्ड जो है वो आपकी लीनियर भी हो सकती है, कर्वीलिनियर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। जिसमें अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, अभी मैंने यहां पे बनाया है इसका डायमेंशन b क्रॉस a। दिस b क्रॉस a इज द रेक्टेंगुलर फील्ड, और रेक्टेंगुलर फील्ड लीनियर और कर्वीलिनियर आ सकती है जब आपकी सॉइल कैसी हो, नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल हो। बट फॉर द आइसोट्रोपिक दिस फ्लो फील्ड विल बी द स्क्वायर, कर्वीलिनियर भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है, जहां पे a इक्वल टू b, जहां पे आपकी जो सॉइल है वो आपकी कैसी होगी, आइसोट्रोपिक होगी। नाउ फ्लोनेट कैसे निकाला गया, फ्लोनेट निकाला जाता है बाय द सॉल्यूशन और द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लेप्लास इक्वेशन। और लेप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल टू एच, अगर मैं इसको लिखूं, सो फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम डेल टू एच अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एच अपॉन में डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द लेप्लास इक्वेशन फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो उसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकल के आता है, इसी चीज को हम बोलते हैं फ्लो नेट, राइट। नाउ अब फ्लो नेट की क्या क्या एप्लीकेशन है, तो फ्लो नेट से बेसिकली आप क्या क्या निकाल सकते हो, जो सीपेज डिस्चार्ज है उसको निकाल सकते हो। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन तो सीपेज डिस्चार्ज या सीपेज क्वांटिटी निकाल सकते हो, तो इसको मैं डिस्चार्ज लिख दे रहा हूं, सीपेज डिस्चार्ज निकाल सकते हो। सेकंड आप क्या निकाल सकते हो, एग्जिट ग्रेडियंट निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो आप फ्लो नेट से। थर्ड एप्लीकेशन ये निकल के आती है कि आप अपलिफ्ट प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हो, अपलिफ्ट प्रेशर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। फोर्थ एप्लीकेशन, अगर आपको सिंपली प्रेशर हेड चाहिए है तो भी आप बाय यूजिंग दिस फ्लो नेट इसको हम निकाल सकते हैं। अब इसी की एप्लीकेशन है सीपेज डिस्चार्ज, और सीपेज डिस्चार्ज अगर मैं आइसोट्रोपिक मीडियम में लिखूं तो फॉर आइसोट्रोपिक अगर मेरी सॉइल है तो हमें सीपेज डिस्चार्ज की जो वैल्यू मिलेगी, दिस क्यू विल बी इक्वल टू एनएफ अपॉन में एनडी इंटू के इंटू एच। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज, बट ये डिस्चार्ज की जो यूनिट रहेगी वो मीटर क्यूब पर सेकेंड पर यूनिट लेंथ इनसाइड, पर यूनिट लेंथ इनसाइड दी डैम के या आपके जो ऑब्स्ट्रक्शन है उस पर निकाली जाएगी। वेयर एनएफ इज द नंबर ऑफ द फ्लो चैनल्स, एनडी इज द नंबर ऑफ द इक्यू पोटेंशियल ड्रॉप, के इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और एच है आपका यहाँ पे हेड, राइट। ये तो हुई यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात। वहीं पे अगर आपकी नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल है तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगा, उसकी जो इक्वेशन होगी, सो इट इज द d2h kx d2h बाय dx स्क्वायर ky d2h बाय dy स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगानी पड़ेगी इन द डायरेक्शन ऑफ x, व्हिच इज x3 विल बी इक्वल टू दिस ओरिजिनल डायमेंशन रूट ओवर ऑफ b अपॉन में a। तो यहां पे आपको जनरली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अगेन जब आप इसको इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आइसोट्रोपिक। कैसी निकल के आएगी, d2h बाय dxt स्क्वायर प्लस d2h बाय dy स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे xt अकेला आ जाएगा, तो वो इक्वेशन हो जाती है आपकी फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। क्लियर है, तो इतनी कहानी आपको क्लियर है। अब यहाँ पे कई बार नेक्स्ट पॉइंट इसी में आपको समटाइम्स नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स या नंबर ऑफ इक्यू पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिए जाते हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हो एनएफ और एनडी की वैल्यू। अगर आपको लाइंस दी हुई है तो लाइन में से 1 माइनस कर लो तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स मिल जाएंगे। अगर फ्लो लाइन से सब्ट्रैक्ट -1 यू गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स।
अगर आपको नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स गिवन है उसमें से माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी एनडी की, ठीक है। सो दिस इज द डिस्चार्ज वैल्यू। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया इसका, अब क्वेश्चन पढ़ो। द रेशियो ऑफ एनएफ अपॉन में एनडी इज नोन एज द सेफ फैक्टर। अब मैं इसमें कुछ और चीजें बता दे रहा हूं। जो अपन ने पीछे डिस्चार्ज लिखा है उसमें जो एनएफ अपॉन में एनडी आ रहा है इसको हम बोलते हैं शेप फैक्टर, वेयर एनएफ इज द नंबर ऑफ व्हाट, दीज आर द नंबर ऑफ द फ्लो लाइंस, और एनडी जो है दीज आर द नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ठीक। सो नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या बोला है कि द रेशियो एनएफ अपॉन में एनडी इज नोन एज द शेप फैक्टर, वेयर एनएफ इज द नंबर ऑफ द फ्लो लाइंस, nd is the number of the equipotential drop, right? Now next, flow net is the always drawn with the constant b by a ratio, where b and a are the distance between the two consecutive flow lines and equipotential line. पीछे मैंने आपको बताया भी था respectively. Assuming this b by a is remains same, now flow net कब चेंज होगा। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्या बता दी, एनएफ अपॉन में एनडी आपका होता है शेप फैक्टर, बी और ए क्या है वो बता दिया मैंने। अब वो ये पूछ रहा है कि आपका जो फ्लो नेट है वो चेंज होगा कब, कौन सी कंडीशन में फ्लो नेट चेंज होता है। फ्लो नेट आपका, अब ध्यान से सुनना इस चीज को, फ्लो नेट एक यूनिक फंक्शन होता है अपनी बाउंड्री कंडीशन का। बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब, अगर उसके बीच का जो फ्लो स्पेस है बी और ए को अगर आपने चेंज किया तो आपका फ्लो नेट चेंज होगा, अदरवाइज फ्लो नेट चेंज नहीं होगा। चाहे आप अपस्ट्रीम को चेंज कर दो डाउनस्ट्रीम से। कहने का मतलब, अगर मैं आपको इसी चीज को बताऊं तो मैंने एक फोटो डाल के रखी है आपके फ्रंट पे। कहने का मतलब, अगर मैं इस अपस्ट्रीम वाली चीज को मैं चेंज कर लूं, लेट अस सपोज से अगर मैं इस अपस्ट्रीम को यहां पे ले आऊं, डाउनस्ट्रीम को यहां पे ले आऊं, तो मेरे फ्लो नेट, ये नीचे बना है फ्लो नेट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे 100% सैचुरेशन लाइन और 0% सैचुरेशन लाइन को चेंज कर दूं, फ्लो नेट विल नॉट बी चेंज। अगर मैं सॉइल को भी चेंज कर दूं तब भी मेरा फ्लो नेट चेंज नहीं होगा। फ्लो नेट सिर्फ फंक्शन होता है यूनिक बाउंड्री कंडीशन। अगर बाउंड्री कंडीशन अगर आपने चेंज की तो आपका फ्लो नेट चेंज होगा। बाउंड्री कंडीशन मतलब फ्लो स्पेस अगर आपने बी बाई ए को चेंज किया तो आपका फ्लो नेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ो कि फ्लो नेट विल बी चेंजेस ओनली इफ द डायमेंशन ऑफ द फ्लो स्पेसेस आर दी चेंज। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन दी डाउनस्ट्रीम और दी अपस्ट्रीम हेड इंटरचेंज। कर भी दो कोई दिक्कत नहीं, सॉइल को चेंज कर दो तो भी चेंज नहीं होगा, हेड डिफरेंसेस को भी चेंज कर दो तो भी आपकी फ्लो नेट जो है वो चेंज नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है कि अगर आपने डायमेंशन फ्लो स्पेस का या बी बाई ए को जो रेशियो है उसको चेंज किया, देन आपका फ्लो नेट जो है वो चेंज हो जाएगा। सो आई कैन कंक्लूड दैट कि जो फ्लो नेट है, फ्लो नेट इज यूनिक फंक्शन ऑफ बाउंड्री कंडीशन। So it is a unique function of बाउंड्री कंडीशन, ठीक। तो बाउंड्री कंडीशन के ऊपर आपका फ्लो नेट चेंज होगा। नेक्स्ट, ये तो पूरा क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट था। अब अगला पढ़ो यहाँ पे। इस पे इसने, हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम, और यहाँ पे आपसे पूछ लिया उसने डिस्चार्ज की वैल्यू। पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अब यहाँ पे उसी के ऊपर न्यूमेरिकल है। देखो क्या दिया है, एक शीट पाइल हैज एन एम्बेडेड डेप्थ ऑफ 12 मीटर इन ए होमोजेनस। देखो होमोजेनस दिया हुआ है, तो होमोजेनस मतलब आइसोट्रोपिक सॉइल के बारे में बोल रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी इज 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6। सो के की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड। द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द टू साइड ऑफ द शीट पाइल इज 4 मीटर। तो हेड डिफरेंस आपको दिया है 4 मीटर। नेक्स्ट, द फ्लो नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद द 5 नंबर ऑफ द फ्लो लाइंस, 5 नंबर ऑफ फ्लो लाइंस एंड 11 नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, ठीक। So number of flow channels चाहिए है, NF is the number of flow channel which is equal to number of flow lines -1, यही बताया था मैंने आपको। तो NF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 1 that is 4। ND is the number of equipotential drop, so we have the number of equipotential lines, number of equipotential lines -1 will give you the number of equipotential drop. So ND की वैल्यू आ जाएगी 11 - 1 that is the 10। अब आपसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ द सीपेज, किसमें पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द क्यू वैल्यू इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर पर 1 मीटर लेंथ में आपको डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है क्यू की वैल्यू, इट इज दी के एच एन एफ अपॉन में एन डी।
सारी वैल्यूज गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, हेड डिफरेंस की भी वैल्यू गिवन है, एनएफ अपॉन में एनडी की भी वैल्यू गिवन है। अब पॉइंट ये है कि ये इसका डायग्राम क्या होगा, तो इसका डायग्राम भी देख लो। डायग्राम कुछ इस तरीके से है इसका। ये लेट अस सपोज से ये आपकी एक शीट पाइल वॉल है, और इस शीट पाइल वॉल के जो अपस्ट्रीम में है, यहाँ पे जो पानी का लेवल है, लेट अस सपोज से दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, और जिसके डाउनस्ट्रीम साइड पे है, लेट अस सपोज से दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। और वो जो हेड डिफरेंस इसने बोला है, जो हेड डिफरेंस है आपका, दिस इज द हेड डिफरेंस एच, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 मीटर। और जो उसने ये बोला है स्टार्टिंग में कि वो डेप्थ जो है वो 12 मीटर तक इंसर्टेड है, तो 12 मीटर इंसर्टेड मतलब इसकी जो टोटल डेप्थ इंसर्ट है जमीन के अंदर या ग्राउंड लेवल के नीचे, वो आपकी 12 मीटर है। तो ये है उसका एक्चुअल फिगर। अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, सो वी गेट दी क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू के इक्वल टू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6। ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, तो मैं मीटर पर सेकंड में लिख रहा हूं। एनएफ की वैल्यू मेरे पास आई 4 और एनडी की वैल्यू आई है 4, तो एनएफ अपॉन एनडी विल बी 4/10। और एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज दी 4 मीटर। अब वैल्यूज किसमें आएगी जरा चेक करना है यहाँ पे। सो दिस डिस्चार्ज वैल्यू विल बी कम्स इन 10 की पावर में -6 और 4 अपॉन में 10, 4/10 के इस मीटर पर सेकंड, 4/10। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर क्यूब पर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर। तो जरा चेक करना है इसमें कि वैल्यू निकल के आएगी क्यू की, दिस इज इक्वल टू 4 4 द 16 डिवाइड में 10, सो इट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -6, 10 raised to the power of -6. This is comes into 1 meter also. So 1 meter, that is the meter cube per seconds. ठीक, it is the 1 meter also. Now Q का अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो आप किससे डिवाइड कर दो, 10 की पावर -6 से डिवाइड कर दो। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर 1 मीटर। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है किसकी, डिस्चार्ज की। अगर आपको मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर में पूछता तो 1.6 इंटू 10 की पावर में -6, बट अगर आपसे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर पूछा है, देन इट इज दी 10 की पावर -6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1.6 इंटू 10 की 1.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर विल बी दी राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकल के आएगा, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक ये पूछा गया है आपसे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर में आंसर देना है आपको, तो 1.6 इज दी राइट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़े इसी में। अच्छा, अगला पॉइंट ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो बच्चे अपनी एसएससी प्री में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनके लिए मेंस की एग्जामिनेशन डेट के लिए बैठना नहीं चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। आप मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको सही समय पे स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं अभ्यास बैच, जिसका पूरा पूरा फोकस रहेगा एसएससी मेंस 2020 के ऊपर। यह अभ्यास बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द 5th ऑफ द दिसंबर से। जो बच्चे इन ब्रांच में चाहते हैं कि एनरोल करना चाहें, तो वो आप जुड़ सकते हैं हमारे अभ्यास बैच से और अपनी मेंस की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। अभ्यास बैच जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में है। इसके साथ आपको मुफ्त में या फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जिसके अंदर आपके 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। कोर्स कंप्लीशन विद इन 2 मंथ हो जाएगा, बट इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज 6 मंथ के लिए। ये आपकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की जो है वो फीसेस लिखी हुई हैं। क्या फीचर्स होंगे इसके फीचर्स ये रहते हैं कि आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसमें फोकस किया जाता है आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर, तो उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है 25 ऑफ दिसंबर से। इस टेस्ट सीरीज के क्या फीचर्स हैं, इसमें आपको 10 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट है और 5 मिक्स्ड टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्लस डिटेल सॉल्यूशन आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपका टेस्ट होता है। टेस्ट का पैटर्न एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एसएससी जेई, ये उसकी आपके लिए बोर्ड पे फीस लिखी हुई है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में अगर आप एनरोल करना चाहें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है, अगेन फ्लोनेट के ऊपर आज पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो फ्लोनेट के ऊपर रखा है। सो ए फ्लोनेट बिलो ए डैम कंसिस्ट ऑफ ए 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसने दिया है कि एक फ्लोनेट है डैम के नीचे। लेट अस सपोज से कि मान लो ये आपका एक डैम है, दिस इज द डैम, और इस डैम के ऊपर मान लो फॉर एग्जांपल ये आपने वाटर भर के रखा है। तो मान लो ये आपके पास पानी भरा हुआ है इस डैम पे, ठीक। दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर हियर, एंड मान लो कंसीडर कर लेते हैं दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर ओवर हियर, ठीक। नाउ अब बोल क्या रहा है
कि एक इस डैम के नीचे मान लो फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से फ्लोनेट बना के रखा है। समझने के लिए मैंने अभी जस्ट दिस इज द रफ डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, राइट। सो क्या बोला है, ए फ्लोनेट बिलो ए डैम कंसिस्ट ऑफ दी, कितने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हैं। सो इस डैम के नीचे नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है 24, और फ्लो चैनल्स की जो आपको दिया है एनएफ की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है कितनी, 7। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन दी हुई थी, दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल चैनल। कहने का मतलब अगर आपको फ्लो लाइन से तो चैनल्स चाहिए तो 1 माइनस कर दो उसमें से, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्रॉप गिवन है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस गिवन है, -1 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक। सो एनएफ अपॉन में एनएफ एंड डी की वैल्यूज दे रखी है। नाउ नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज 6 मीटर। तो लेट अस सपोज यहाँ पे 0 है, तो ये डिफरेंस हमको दिया हुआ है अपस्ट्रीम पे जो पानी का लेवल है और डाउनस्ट्रीम पे तो 0 है, तो ये लेवल डिफरेंस कितना दिया है, 6 मीटर। द लेंथ ऑफ द फ्लो लाइन adjacent to the toe of the dam at the exit is 1 मीटर। बोल रहा है कि ये टो है जो डैम का, यहां पे जो लास्ट लाइन है उसकी जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज द जी ऑफ द सॉइल इज 2 कितना है 7, एंड जो वॉइड रेशियो ई है दिस इज इक्वल टू 0.70। नाउ आपसे पूछा गया है फैक्टर ऑफ द सेफ्टी अगेंस्ट द पाइपिंग, तो पाइपिंग के अगेंस्ट आपको एफओएस निकालना है। तो पाइपिंग के अगेंस्ट एफओएस कैसे निकालें, पाइपिंग के अगेंस्ट अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए है तो एफओएस विल बी गिवन बाय आई क्रिटिकल अपॉन में आई एग्जिट। नाउ आई क्रिटिकल कैसे निकालें, आई क्रिटिकल जनरली कैसे निकाला जाता है कि ये आपकी अपवर्ड जब सीपेज फ्लो कंडीशन है, क्या होती है अपवर्ड सीपेज फ्लो कंडीशन, हम नेक्स्ट जो अपने आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको कि अपवर्ड सीपेज फ्लो डाउनवर्ड सीपेज फ्लो पे क्या आपका फर्क पड़ता है स्ट्रेसेस के ऊपर, अफेक्टिव स्ट्रेसेस के ऊपर, दैट विल आई विल डिस्कस आल्सो। नाउ आई क्रिटिकल क्या होती है, आई क्रिटिकल ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लो सिचुएशन, जब आपका गामा सबमर्ज बराबर हो जाता है अपवर्ड सीवेज फोर्स के टाइम पे, उस टाइम पे जो मिनिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जनरली निकालते कैसे हैं, आईसीआर की वैल्यू जो होती है this ICR or the critical hydraulic gradient under the upward flow condition when gamma submerge of the soil will be equal to the seepage pressure of the soil। that means कि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ICR will be equal to G-1 upon में 1 plus E। this is the value of the critical hydraulic gradient। अगर G की वैल्यू मैं 2.65 रखूं और E की वैल्यू 0.65 रखता हूं, देन अंडर दी क्रिटिकल कंडीशन I क्रिटिकल की वैल्यू होती है 1, राइट। अगर आपका I एग्जिट 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, उस केस में आपकी पाइपिंग फेलियर हो जाएगी। तो हमेशा टेंडेंसी होती है कि पाइपिंग को अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, आई एग्जिट को हमेशा लेस देन करके रखें, किससे, आई क्रिटिकल से। तो नेसेसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपका हमेशा आई क्रिटिकल बड़ा होना चाहिए, किससे, आई एग्जिट से, तब तो आप क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे अगेंस्ट व्हाट, पाइपिंग। बट जैसे ही आपका आई एग्जिट बड़ा हो गया किससे, आई क्रिटिकल से, देन आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका पाइपिंग के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, फेलियर हो सकती है आपकी डैम की, ठीक। तो ऑलवेज रिमेंबर आपके लिए क्या ध्यान रखना है कि आपका आई क्रिटिकल जो हाइड्रोलिक क्रिटिकल ग्रेडियंट है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, किससे, आपके आई एग्जिट से। इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हो, G-1 into 1 minus porosity। तो दिस फॉर्म कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, यू नो दैट कि E विल बी इक्वल टू N अपॉन में 1 माइनस N, राइट। वहीं से इस फॉर्मूले को जो है वो प्रूफ किया है, और इसी को आप लिख सकते हो, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि N इक्वल टू E अपॉन में 1 प्लस E, ठीक। तो उसी चीज को 1 अपॉन में 1 प्लस ई को हमने रिप्लेस किया है बाय द हेल्प ऑफ दिस 1 माइनस एन से, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन कि आई क्रिटिकल की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, ठीक। अब इसमें देखो कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको सबसे पहले चाहिए आई क्रिटिकल।
तो पहले हम निकाल लें फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आई क्रिटिकल। कैसे निकालें? जी की वैल्यू 2.7 दे रखी है, -1 अपॉन में 1 प्लस ई विच इज 1.70। इसका मतलब 2.7 -1 अपॉन में 1.7, सो 1.7 अपॉन में 1.7, दिस इज आई क्रिटिकल कितना आ गया? 1 आ गया। सो अब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो निकल के आए दिस इज इक्वल टू 1। नाउ आई एग्जिट चाहिए अब आपको। आई एग्जिट कैसे निकालोगे? आई एग्जिट निकालने के लिए आई एग्जिट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में लेंथ ऑफ द फ्लो। अब पॉइंट ये है कि डेल्टा एच कहां पे निकालें? एग्जिट पॉइंट पे निकालना है आपको डेल्टा एच। कैसे निकालें? इसको निकालने का तरीका यह है कि जो आपके पास टोटल हेड है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ड्रॉप से। तो अप टू एग्जिट तक आपको क्या मिल जाएगा? टोटल हेड लॉस, और डिवाइड कर देंगे किससे? दैट इज द लेंथ, और लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मीटर। सो हम अगर यहां पे देखें हमारा जो आई एग्जिट निकल के आएगा, दिस आई एग्जिट विल बी इक्वल टू, यहीं पे सॉल्व कर ले रहा हूं, दिस आई एग्जिट विल बी इक्वल टू, सॉरी, आई एग्जिट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में लेंथ ऑफ द फ्लो, और डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं टोटल हेड डिवाइड में नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इनटू 1 यूनिट लेंथ। नाउ टोटल हेड कितना दिया है? आई थिंक दिस इज द 6 दिया हुआ है, और आपको नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप दिए हुए हैं 24 इंटू 1, तो 6 एकम 6 दूनी 6 चौके 24, तो 1/4 आपका क्या निकल के आया? आई एग्जिट। नाउ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी? एफओएस विल बी इक्वल टू आई क्रिटिकल अपॉन में आई एग्जिट, और आई क्रिटिकल कितना है आपके पास? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1/4। सो अप्रोक्सीमेटली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो निकल के आएगी दिस विल कम्स आउट टू बी 4। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन द सीपेज एनालिसिस, दैट मींस की फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट दी पाइपिंग जब आपको चेक करनी रहती है तो आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमेशा टो पे ही निकाला जाता है, यहीं की आपको लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी। क्लियर है? और यहां तक कैसे निकालोगे हेड ड्रॉप? टोटल हेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, 24 है टोटल, तो ये जो खांचे दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 इस तरीके से यहां तक आते आते वो 24 है, तो टोटल हेड को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप से, तो आपको टोटल हेड लॉस मिल जाएगा अप टू द एग्जिट पॉइंट, और डिवाइड कर दोगे 1 मीटर लेंथ से या लेंथ ऑफ द फ्लो से, तो मिल जाएगी आपको आई एग्जिट ग्रेडियंट और द एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वो जो मैंने रिलेशन आपको बताया था कि आपका जो आई क्रिटिकल है दिस इज इक्वल टू G-1 अपॉन में 1 प्लस ई, ये बताया था मैंने आपको। अब देखो उसी पे बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी G एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I टू इनिशिएट द क्विक कंडीशन इन द सैंड लेयर हैविंग द पोरोसिटी ऑफ 30%। तो अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट नाउ हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था क्या कि ICR विल बी इक्वल टू G-1, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 - n। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो G की वैल्यू तो आपको दी नहीं है G-1, बट n की वैल्यू दे रखी है 30%, सो 1 - 0.3, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? इट इज दी 0.7। ICR को डिवाइड करो आप 0.7 से, सो आई कैन राइट कि ICR डिवाइड में 0.7 प्लस 1 इक्वल टू G। जब ICR 1 डिवाइड बाय 0.7 इट कम्स आउट टू बी 1.43 I प्लस 1 इक्वल टू G, राइट। सो व्हाट मतलब क्या आंसर निकल के आ रहा है? G इक्वल टू 1.43 I प्लस 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये पीछे ही वाला क्वेश्चन है जिसके लिए आपको इसने क्या दे दिया? पोरोसिटी की वैल्यू दे दी। तो दोनों रिलेशन याद रखने हैं आपको, ये वाला रिलेशन भी याद रखना है प्लस ये वाला रिलेशन भी याद रखना है, इसी वाले रिलेशन से ये वाला रिलेशन निकल के आता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कि for a saturated sand deposit the void ratio and specific gravity are given 0.70 2.67। अब आपसे उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सेम फॉर्मूला पे बेस्ड ICR की वैल्यू आपसे पूछी है, क्या होती है? G-1 अपॉन में 1 प्लस ई। नाउ G की वैल्यू आपको 2.67 दी हुई है और E की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.70। सो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, G की वैल्यू 2.7 - 1 अपॉन में E की वैल्यू 1 प्लस पॉइंट आई थिंक 0.70 ना, so it is 0.67, 2.67 और ये आपका 0.7, तो ऊपर आ जाएगा 1.67 और नीचे आ जाएगा 1.7। अब देखो अगर कैल्सी नहीं अवेलेबल, अगर मान लो ये 0.03 यहाँ पे होता तो 1 आ जाता, इसका मतलब ये छोटा सा 1 से बहुत कम रहेगा। 1 से बहुत कम कौन सी वैल्यू दिख रही है? एक ही दिख रही है 0.98। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल के आ जाएगा आपका 0.98, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग अब हमारे पास ये है, हाँ अब
पॉइंट ये है कि जो बच्चे हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वो चाहें तो इस टेलीग्राम पे AEC ऐप YT डिस्कशन चैनल के नाम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लिंक को हमने लगा के रखा है, तो आप चाहें तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है टेलीग्राम ग्रुप क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी लेक्चर्स होते हैं उसकी आपको PDF मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो अपकमिंग आपका लेक्चर रहेगा IQ सीरीज का उसके बारे में भी आपको वहां पे पहले से ही बता दिया जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आप हमसे कहां से जुड़ सकते हो, तो जुड़ सकते हो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा और बाय टेलीग्राम, किसी भी मोड से आप जुड़ सकते हो हमसे, और जो भी हमारे पास नई नई चीजें आएंगी उसमें आप हमसे जो है नॉलेज को गेन कर सकते हो। नाउ लास्ट पॉइंट कि मैं अब आप लोगों से एक फेवर चाहूंगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। आप लोग जितना लाइक शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा। सो लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।